क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, वॉचिंग टाइम भी बढ़ रहा है। मतलब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं कंटिन्यू, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। ठीक है, तो इसी तरह हमारे चैनल में बने रहिएगा। हम इसके अलावा हमारे चैनल में आपको पहले से बताया हुआ है कि बहुत सारी वीडियोज जो हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या फिर आपके कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए वीडियो अपलोड है। और शॉर्ट्स वीडियोज हैं जिसमें मैथमेटिक्स के शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं और कुछ भी मिसलेनियस टाइप के आपको जीके शॉर्ट्स वाले पोर्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल में आप लोग विजिट करिएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एमपीएसआई के मेंस का टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे एमपीएसआई के मेंस का टॉपिक रहेगा जिसमें पेपर फर्स्ट, ठीक है, मेंस में पेपर फर्स्ट जो आपका इतिहास और भारतीय समाज है उसमें भी आपके दो पार्ट्स है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंतर्गत आपका उसमें टॉपिक दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि लगभग 2500 ईस्वी पूर्व यानी आज से 4000 साल पहले की जो एक सभ्यता है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम इतिहास की बात कर रहे हैं, तो इतिहास को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाकर के उसे देखते हैं। जैसे कि जब इतिहास को बांटा गया तो कैसे बांटा गया? आपका प्रागैतिहासिक काल में, आध ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में इसे बांटा गया। ठीक है, तो जो आपका प्रागैतिहासिक काल है उसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, पाषाण काल में जो आपका फिर आगे चल के बटा हुआ है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, जो आपको पाषाण काल है किस तरह से बटा है? अच्छा, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता में क्यों देख रहे हैं? तो इनका लिंक है आपस में, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको ना समझाना चाह रही हूँ। वैसे तो हमारा मीन्स क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, फिर भी हम इसको थोड़ा स्टोरी टेलिंग के तौर पे देखेंगे तो हमें चीजें याद रहेंगी। ठीक है ना, तो पाषाण काल को बांटा गया पूरा पाषाण काल में। फिर आता है आपका मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, इसमें कोई ज्यादा विकसित व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। आग की खोज हुई थी, पहिए की खोज हुई थी और ये सारे मतलब पत्थरों से औजार वगैरह बना रहे थे, केवल इतनी जानकारी आपको मिलता है। ठीक है ना, लेकिन नव पाषाण काल में आपको कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से आपको मिलता है क्या? कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, एक स्थायी निवास की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, मतलब लोग स्थायी तौर पे रुक रहे थे कहीं पर, स्थायी निवास की व्यवस्था। औजारों का प्रयोग, ठीक है, औजारों का प्रयोग। इसके अलावा साधन, किसके साधन? आवागमन के साधन, इनका प्रयोग होने लगा था इस समय। ठीक है, तो नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल की जैसे ही व्यवस्था आपको देखने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आप ये कह सकते हो कि नव पाषाण काल का ही विकसित रूप है या उसका विकसित परिणाम है क्या आपका सिंधु घाटी सभ्यता। वैसे तो आप प्राचीन सभ्यताओं में बहुत सारे, चाहे मिस्र की सभ्यता ले लीजिए, भारत की प्राचीन और भी जो भी सभ्यता है वो ले लीजिए, और मेसोपोटामिया की सभ्यता ले लीजिए, ये सभी प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, सिंधु घाटी सभ्यता भी उसमें से एक है। लेकिन इन सभी सभ्यताओं में सबसे ज्यादा जो विकसित रही है ना वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता रही है। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता क्या है, तो ध्यान रखिएगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, और सबसे विकसित सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए इसके और कई नाम मिलते हैं। ठीक है ना, तो उन नामों को देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता के नाम से। ठीक है, इसे जाना जाता है प्राचीन विकसित नगरीय सभ्यता के नाम से।
सभ्यता के नाम से सिंधु, सरस्वती, सरस्वती। सभ्यता के नाम से कांस्य सभ्यता, ठीक है, कांस्य सभ्यता। इसके अलावा आप इसको स्थापत्य सभ्यता भी कह सकते हो, क्योंकि स्थापत्य कला भी इस समय पर बहुत विकसित थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, प्राचीन विकसित नगरीय सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और कांस्य सभ्यता और स्थापत्य सभ्यता, इन अन्य नामों से आप इस सिंधु घाटी सभ्यता को समझ सकते हो, ठीक है ना। सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो लगभग 2500 ईस्वी पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। उस समय की ये सभ्यता है, यानी आज से लगभग 4000 साल पहले की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी प्राचीन व्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, यानी वो हमारे बीच में मौजूद है, ठीक है ना। और इतनी पुरानी जो व्यवस्था अगर आज की डेट में मौजूद है तो उस समय वो कितना मजबूत होगा, उस समय की स्थापत्य कला कितनी विकसित होगी, किस तरह से लोगों को चीज़ों का ज्ञान रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। आज अगर आप एक मकान बनाने जाइए, आप 4-5 साल, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 साल के लिए आप छोड़ दीजिए, तो पूरा आपको वहाँ पर जमीन, जब 4-5 साल बाद आप जाएंगे तो वहाँ पर पूरा आपको बराबर लेवल मिल जाएगा। पूरी जो आपकी दीवार है या मकान है गिर चुका होगा, मट्टी में मिल चुकी होगी, कोई नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं 4000 साल पहले की एक व्यवस्था, एक पूरे नगर की व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि उस समय पे रही थी, ठीक है ना। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा प्राचीन है और कितनी ज़्यादा जो है स्थापत्य के मामले में विकसित रही होगी, ठीक। ये हो गया आपका, शुरुआत की बात कर रहे हैं 2500। अगर हम इसका लोकेशन देख ले तो ये कहाँ कहाँ पर थी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कितना क्या थी, ठीक है। हम देख रहे हैं विस्तार, विस्तार। तो ये क्षेत्र भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बलूचिस्तान में फैला हुआ था। बलूचिस्तान में फैला हुआ था। कहाँ से मिला है? खोज करने पर। आगे चल के हम सारे खोजों को भी देखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा हम इसको नक्शा टाइप का बना करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से ये व्यवस्था हमें मिली है। अपने भारत में देख रहे हैं, ठीक है। तो हम भारत में देख रहे हैं, इस तरह से इसको बांट देते हैं, ठीक है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कहाँ से कहाँ तक कितनी थी, ठीक। अगर उत्तर से दक्षिण का विस्तार की बात करें, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, तो 1400 किलोमीटर, लगभग 1400 किलोमीटर इसका विस्तार रहा है। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम इसका विस्तार 1600, लगभग 1600 किलोमीटर है। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक इतनी दूर फैला था। इसकी जो पूरब से पश्चिम की बात करें यानी चौड़ाई, तो चौड़ाई ज्यादा थी, ठीक है। भारत में इसकी स्थिति देख लेते हैं हम, कहाँ पर क्या क्या था। तो मांडा, अगर उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यह मांडा, ठीक है। मांडा कहाँ? अखनूर जिला, अखनूर जिला जो कि पड़ता है JNK, जम्मू कश्मीर, भारत में, ठीक है। चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी तट, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कहाँ आपका पूरब वाला क्षेत्र, ठीक। पूर्व में, पूर्व में ये आलमगीर, आलमगीर, आलमगीर कहाँ? मेरठ, यानी उत्तर प्रदेश में, ठीक। हिंडन नदी इस साइड से घिरा हुआ था, हिंडन नदी तट, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं पश्चिमी क्षेत्र में, देखते हैं पश्चिम में ये कहाँ तक विस्तार हुआ था इसका, ठीक है। अहमदनगर, अहमदनगर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में है आपका क्या? गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, ठीक है। इधर साइड आ जाते हैं पश्चिम में, पश्चिम में, ठीक है। सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर,
कांगे डोर जगह का नाम है और ये कहाँ पड़ता है आपके पाकिस्तान में। पाकिस्तान में दास्त नदी। देखिए मैं समझाऊंगी, अभी लिख रही हूँ थोड़ा सा। देखिए भारत में हम इसका विस्तार देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मांडा अखनूर जिला, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे। पूर्व में इसका विस्तार आलमगीर, मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे पर। ठीक है, पश्चिम में ये दक्षिण होगा आपका यहाँ पे। दक्षिण में इसका विस्तार अहमदनगर महाराष्ट्र गोदावरी नदी तट तक रहा है। और पश्चिम में इसका जो है शुद्ध कांगेडोर पाकिस्तान जहाँ दास्त नदी के किनारे इसका ये विस्तार रहा है। इस क्षेत्र में आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो है विकसित हो रही थी। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे उत्तर वाला क्षेत्र, मतलब उत्तर में सबसे पहला क्षेत्र जहां वो फैला हुआ है या जहां तक वो फैला हुआ है, ठीक है, यानी सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा था वो? तो वो है अफगानिस्तान। ठीक है, शोर्ट गोई, ठीक है, शोर्ट गोई, आक्सस नदी, आक्सस नदी। ये क्या है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी वाला क्षेत्र है। अफगानिस्तान शोटगोई आक्सस नदी के किनारे पर मिला है। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो सभ्यता थी ना, और इस सभ्यता के जितने क्षेत्र आपको मिलेंगे, चाहे वो लोथल है, कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, चनहुद्रो, ये सभी क्षेत्र जो है, ये सभी नगर जो है कहाँ किसी न किसी नदी के किनारे पर विकसित हुए हैं। ठीक है ना, मतलब बस रहे। पानी के लिए उनको साधन की जरूरत हो, पानी के साधन के लिए क्या आपको नदी तालाब की जरूरत पड़ेगी ना, तो उस समय नदी सबसे अच्छा माध्यम होता था। ठीक है, तो नदी के किनारे ही आपको ज्यादातर ये व्यवस्था विकसित मिलेगी। ठीक है, और कुछ क्षेत्र जो है समुद्र तट पर भी आपको मिलेंगे, तो उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो अधिकतम क्या है आपके नदी के तट पर मिल रहे हैं, लेकिन समुद्र तट पर फैले क्षेत्र कौन कौन से हैं? समुद्र तट पर फैले क्षेत्र लोथल, धौलावीरा, कहाँ? ये दोनों क्षेत्र आपके गुजरात, और समुद्र क्षेत्र कह रहे हैं तो क्या लगेगा आपका? अरब सागर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुछ क्षेत्र आपके क्या है समुद्र तट को भी टच कर रहे थे, जिनमें से आपका धौलावीरा लोथल है जो कि गुजरात में है, और अरब सागर को ये टच कर रहे थे। जो लोथल है ना, लोथल को तो क्या बोला जाता है आपका? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी कहा गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहा गया है, यानी कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का भी काम हुआ करता रहा होगा उस समय पे, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी। इसके बाद हम इसके खोज को देखेंगे और उसकी जो बनावट है या संरचना है उस पर हम बात करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। इसके अब खोज की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई, ठीक है ना। देखिए, तो खोज की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं आपको 1826 में एक व्यक्ति आते हैं, चार्ल्स मैनसन। ठीक है, ये कौन है? तो ये एक खगोल शास्त्री हैं, साथ में ये एक सर्वेक्षण करता है, आर्कियोलॉजिस्ट है। ठीक है, सर्वेक्षण करता जो कि खोज वगैरह करते हैं। ठीक, इनका संबंध कहाँ से रहा है? इंग्लैंड से इनका संबंध रहा है। ठीक, तो ये इसी तरह किसी प्रकार के खोज में निकलते हैं और जाते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? पंजाब में, वर्तमान का पाकिस्तान के पंजाब में ये पहुंचते हैं। ठीक है, तो जैसे ये पंजाब में पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं ना, लोकल व्यक्ति लोग हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? जमीन से कुछ चीजें निकाल रहे होते हैं, जिसमें होती हैं आपकी ईंटें। तो
जो हम वर्तमान में ईंटें प्रयोग करते हैं उनसे उनकी संरचना अलग थी, उनकी बनावट और उनकी जो मजबूती है वो एकदम अलग थी और ईंटें पूरे सीधी की सीधे आपकी निकल रही थी, कहीं से टूटी फूटी हुई नहीं थी। तो वहाँ के जो लोग हैं उन ईंटों का निकाल करके अपने घर ले जा रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। तो इसे देखा किसने देखा? चार्ल्स मैनसन ने, ठीक है। तो उन्हें ये समझ में आया, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो उन्हें ये समझ में आया कि ये जो ईंटें या पत्थर जिस समय से निकाली जा रही हैं वो अभी वर्तमान की तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये कोई ना कोई प्राचीन सभ्यता की ईंटें हैं, ठीक है। पंजाब से क्या निकाली गई? ईंटें जो कि संबंध रखती हैं प्राचीन सभ्यता से, ठीक है। और यही वो सभ्यता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसका अभी आगे चल के नाम पड़ेगा, ठीक है। और उसका पूरा जो है खोज होगा, उस पर पूरा विस्तार होगा, ठीक है। तो ये ईंटें मिली हैं पंजाब से, प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। ये कहा इन्होंने? चार्ल्स मैनसन ने। इसलिए जो है सबसे पहले 1826 में इन्हें खोजने का या इन्हें देखने का या पहचानने का श्रेय जाता है चार्ल्स मैनसन को। इसके अलावा जब चार्ल्स मैनसन इन्होंने एक किताब भी लिखी 1842 में, ठीक है। पंजाब के बाद जब वो और आगे बढ़ते हैं, बलूचिस्तान अफगानिस्तान भ्रमण करते हैं, तो एक किताब लिखते हैं 1842 में। उस किताब का नाम है बलूचिस्तान अफगानिस्तान और पंजाब में भ्रमण की कथा या यात्राओं, भ्रमण की जगह यात्राओं का प्रयोग किया उन्होंने, में यात्राओं की कथा, ये उनकी किताब है। और इसी किताब में पंजाबी शामिल किया। इसका मतलब इन्होंने इस सभ्यता के बारे में यहाँ पर लिखा, इसके बारे में जिक्र किया था, ठीक है। तो अभी तक केवल इसके बारे में पता चला कि कोई प्राचीन सभ्यता है, उसकी ज्यादा उस पर जांच पड़ताल नहीं की गई, ठीक। फिर एक घटना और होती है, कब? 1849 से 50 में। 1849 से 50 में क्या होता है? मुल्तान और लाहौर, इनके बीच में बिछाई जाती है रेल लाइन, ठीक है। क्या बिछाई जाती है? रेल लाइन। और रेल लाइन बिछाते हुए ही फिर से वही उसी प्रकार की ईंटें निकल के आती हैं जैसा पंजाब में देखा गया था, पाया गया था। उनकी संरचना वही थी, उनकी बनावट वही थी, उनका जो मटेरियल यूज किया गया था वो भी सेम था, ठीक है। तो वहां से ये लिंक किया गया कि ये कोई ना कोई एक प्राचीन सभ्यता है जिसका विस्तार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत दूर दूर तक उसका विस्तार फैला हुआ है, तो थोड़ा सा लोगों का ध्यान जाता है कि ये कोई सभ्यता है, इसके बारे में खोज करनी चाहिए, ठीक है। और इसी को थोड़ा सा बढ़ावा देते हुए एक और जो संगठन आती है निकल के, जिसके बाद सिंधु सभ्यता की खोज की तरफ लोगों का रुख जो है बदल जाता है और उधर साइड जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनका झुकाव बढ़ जाता है और खोज करना शुरू हो जाता है। क्या होता है वो? तो वो है आपका 1861 में। 1861 में कौन सा समय चल रहा है? ब्रिटिश भारत की ही बात कर रहे हैं। इस समय में स्थापित होता है भारतीय स्थापत्य सर्वेक्षण। ये एक संगठन का स्थापना होती है, ठीक है, विभाग की स्थापना होती है, भारतीय स्थापत्य सर्वेक्षण, शॉर्ट में ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1861 में। अब जैसे ये इस संगठन ये बनाया जाता है विभाग, तो तुरंत क्या होता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज को प्रगति मिल जाती है, एक रास्ता मिल जाता है जिसके आधार पर उसकी खोज की जा सके, ठीक है। इसके पहले DG यानी महानिदेशक होते हैं, फर्स्ट DG डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, कौन होते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, जो कि खुद भी एक आर्कियोलॉजिस्ट है। अलेक्जेंडर कनिंघम,
ठीक है। तो कई जगह अभी हम जब भी इतिहास पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे स्थानों के बारे में, खोज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उनका आपको अलेक्जेंडर का नाम कई जगह पे मिलेगा, कई जगहों की खोज इन्होंने की है, ठीक है ना। तो ये आपके कौन थे, आपको यहाँ से पता चल गया कि ये जो है ASI के पहले DG थे, डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही इस पद में ये आते हैं तो ये क्या करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जितने जहां तक वो फैली हुई थी उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर देते हैं और खुदाई की शुरुआत करवा देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को या क्षेत्र को प्रतिबंधित करा देते हैं, ठीक है, प्रतिबंधित करा देते हैं और खुदाई शुरुआत कर देते हैं, ठीक। तो अब देखिए खुदाई कर रहे हैं तो चीजें मिलेंगी तो फिर उसकी जानकारी मिलेगी, क्या क्या चीजें थी वहां पे, ठीक। तो जब इन्होंने खुदाई करवाई, ठीक है, तो खुदाई करवाई तो सबसे पहले तो निकली क्या, ईंटें, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, ईंटें। जब इन्हें और थोड़ा सा खोदा गया सावधानी से तो ईंटों से मिली दीवारें, ठीक है। अब इन दीवारों से इनको और थोड़ा खुदाई किया गया और सावधानी पूर्वक इनकी खोज की गई तो मिली इमारतें और मिली सड़कें, ठीक है, सड़कें और विकसित निकास व्यवस्था, ठीक है। ये सारी चीजें इस तरह से मिलती चली गई और जब इन जगहों को पूरी तरह से खोद लिया गया तो देखा गया एक जो है विकसित नगरीय व्यवस्था मिली है। कब की बात कर रहे हैं हम, 4000 वर्ष पूर्व की पूरी व्यवस्था आज भी उसी तरह से आपको मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय की जो तकनीकी थी कितनी ज़्यादा विकसित रही होगी, लोगों को कितना ज़्यादा नॉलेज रहा होगा कि आज भी वो सभी के सभी जैसे कि तैसे आपको मौजूद हैं पृथ्वी पर, ठीक है ना। तो ये व्यवस्था आपको उस समय पर देखने को मिली थी, ठीक। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था की बात करें, मतलब कैसे नगरीय व्यवस्था की बात करें तो किस आधार पर वो बनाई गई थी, तो वो व्यवस्था थी आपकी ग्रिड पद्धति, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल आपके खोजे गए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, चंद्रहुदड़ो, ये सभी ग्रिड पद्धति पर आधारित है, उस समय की पद्धति पर आधारित थी, एक जैसी व्यवस्था थी सभी। तो ये ग्रिड पद्धति क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। इसका मतलब है जो सड़कें थी ना वो किस तरह से थी, आपकी समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, ठीक है। जो सड़कें थी वो थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसके साथ में। तो जो सड़कें हैं ना आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसे नहीं आज के रास्ते देख रहे कहीं से भी निकाल दिया जाता है, कहीं से भी रास्ता बना लिया जाता है, तो ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी उस समय पे। समकोण में सड़कें एक दूसरे को काटती थी। जो मकानें थी वो आयताकार में बनी हुई थी, इन्हीं जैसे समकोण में आपका रास्ता बना है तो जो खाली जगह है वहां पर क्या बनी हुई थी, मकानें बनी हुई थी, इमारतें बनी हुई थी, 1 2 2 3 3 मंजिला इमारतें बनी हुई थी, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सिंगल है, उस समय इतनी प्राचीन व्यवस्था है तो केवल ग्राउंड फ्लोर में ही आपका मकान हुआ करता था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंजिलों में ये इमारतें ये विकसित हुई थी, बनाई गई थी, ठीक है। तो इस तरह से जो खाली जगह होती थी सड़कों की वहां पे आयताकार में आपकी इमारतें बनी हुई थी, ठीक है। इसके बाद इन्हीं सड़कों से यही किनारे किनारे लगा हुआ क्या होता था आपका जो है पानी के निकास के लिए, एक तो पानी की व्यवस्था के लिए भी नाली की जरूरत होती है, दूसरा गंदगी जो है बाहर निकालने के लिए भी नाली की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इन सड़कों से ही लगी हुई बड़ी बड़ी नालियां जो है निकास के लिए बनाई गई थी। और इसके बाद घरों से एक पतली नाली निकली होती थी जिसमें से घर का गंदा पानी जो है आता था, कहाँ पे, सड़कों में लगी हुई नालियों में आता था, ठीक है। इस तरह से आप व्यवस्था देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था रही है उस समय पे, ठीक है। तो नालियों से जो पानी होकर घर से निकल के आता था वो मेन नाली में आता था, कहाँ, जो सड़कों से लगी हुई होती थी। और इन्हीं जो मेन सड़कों में से लगी नालियां हैं उनमें जगह जगह पर मेन होल बना करते थे, ठीक है, मेन होल बने होते थे। और इन्हें क्यों बनाया गया था, ताकि कभी कचरा वगैरह फंस जाए तो सफाई की जा सके, ठीक है। और सारी की सारी नालियां ढकी हुई, ऐसे नहीं कहीं पर, अभी आप अपने भारत में देख लीजिए कई जगह पे
पूरी नालियाँ खुली रहती हैं, गंदगी है फैला है सभी जगह। लेकिन वहाँ पर बहुत उस समय 4000 साल पहले ये व्यवस्था थी कि नालियाँ ढकी हुई हो, सब जगह जगह पर सफाई हो। आप फिर ये रोड की जो ग्रिड पद्धति है उसको देखकर ही समझ सकते हो, ठीक है। तो जो नगर था और बाहर से ये पूरा नगर जो था एक बड़े से बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ होता था, इस तरह से, ठीक। पूरा शहर की बात कर रहे हैं, पूरा एक नगर। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा पूरा इस बाउंड्री वॉल के अंदर आता था। इसमें 30,000 40,000 जितने भी पब्लिक होते थे वो रहती थी इसमें, ठीक है। जैसे आप अभी के वर्तमान में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, इसके इन शहरों के चारों ओर क्या बना दो, से बाउंड्री वॉल बना दो। तो ऐसी व्यवस्था 4000 साल पहले थी। ये ऊंची और जो मजबूत दीवारें हुआ करती थी। और इससे क्या होता था, जो दुश्मन होते थे या बाहरी जो भी व्यक्ति थे वो बिना परमिट के यहाँ पर नहीं आ सकते थे, ठीक है। इसके एक और क्या होते थे, जो शहर के नगर के प्रमुख लोग होते थे या धनी व्यक्ति थे वो रहते थे। बाकी दूसरी ओर बाकी पूरी जनता रहती थी। व्यापार होता था, कृषि होता था, पशुपालन होता था, ये सभी व्यवस्थाएं इसमें थी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं। ग्रिड पद्धति में क्या होता था, सड़कें, ठीक है। तो कैसे सड़कें जो है समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, इमारतें आयताकार हुआ करती थी और घरों के अंदर निकास व्यवस्था, स्नानागार, अन्नागार, रसोई, सब कुछ व्यवस्था आपको घर के अंदर मिलता था उस समय पर, ठीक है। यहाँ की जीवन शैली की बात करें तो जीवन शैली कैसी थी, जीवन शैली इसकी उस समय की कृषि आधारित जीवन शैली थी, ठीक है। और साथ में पशुपालन होता था, ठीक है। पशुपालन से ध्यान आया, वो जो कुबर वाला सांड होता है ना, ठीक है, बैल का ही एक रूप होता है वो सांड, कुबर वाला सांड, ठीक है, कुबर वाला सांड। तो ये क्या होता था उस समय का पूजनीय पशु, पूजनीय या प्रमुख पशु, जिसका संभवतः क्या कृषि में प्रयोग किया जाता रहा होगा, ठीक है। घर की पारिवारिक व्यवस्था की बात करें तो परिवार मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक, मतलब समझ सकते हैं पारिवारिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, ठीक है। औरतों को प्रमुख स्थान दिया गया रहा होगा उस समय में, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन, विश्व में सबसे पहले कपास उत्पादन इसी सभ्यता के लोगों ने किया था, ठीक है। कपास का उत्पादन सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। और इसी कपास को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता था। उस समय की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसमें अलग अलग नामों से जाना जाता था। यहाँ पे ही लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मेसोपोटामिया के लोग इसे मेसोपोटामिया के लोग जो है कपास को सिंधु कहते थे। क्या कहते थे, सिंधु कहते थे। यहीं यूनान के लोग इसे हिंडस कहते थे, ठीक है। यूनान के लोग कपास को हिंडस कहते थे, ठीक। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात कर रहे हैं। लिपि यानी लिखने की पद्धति। तो लिपि यहाँ पर कैसी होती थी बता रहे हैं, ये होता था भाव चित्रात्मक, मतलब जो भी चीजें देख रहे हो दृश्य चित्र के माध्यम से बता दिया करते थे, ठीक है। और इसे लिखा जाता था दाएं से बाएं, पहले दाएं से बाएं और उसके बाद बाएं से फिर दाएं, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगी, चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी और बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ठीक है। और लिपि को सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कहा जाता था बुस्ट्रोफेदम, ये नया नाम है, इसे ध्यान रखिएगा लेकिन, ठीक है। लिपि को कहा जाता था बुस्ट्रोफेदम, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं खोज को लेकर के, थोड़ी सी हमने व्यवस्था को देखा है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ कहाँ से। जैसे ये आपका 1861 में भारतीय स्थापत्य सर्वेक्षण इसकी स्थापना होती है, जिसके पहले डीजी होते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम होते हैं। तब इन्होंने क्या किया कि खुदाई करवाना शुरू किया और हड़प्पा सभ्यता में जो भी अनावश्यक जो आवागमन हो रहा था उसे प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, खुदाई में ईंटें मिली, ईंटों से जो है दीवारें मिली, दीवारों से बड़ी बड़ी इमारतें, और एक विकसित जो नगरीय व्यवस्था है उसकी खोज हुई। ठीक है, नगरीय व्यवस्था कैसी थी? ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, जिसमें सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। मकानें जो थी वो आयताकार व्यवस्था में थी। निकास की व्यवस्था थी, स्नानागार की व्यवस्था थी, अन्नागार की व्यवस्था थी, रसोई की व्यवस्था थी। सब कुछ एक जगह पे था, और ये सभी जो नगर थे आपस में क्या होते थे? एक बड़े से बाउंड्री वॉल के अंदर सुरक्षित रहते थे। मात्र सत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था थी यहाँ पे। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती हिंदू घाटी सभ्यता के लोगों ने किया। मेसोपोटामिया में इसे सिंधु कहा जाता था, और यूनान के लोग इसे हिंडस पुकारते थे। ठीक है, इसके बाद लास्ट लिपि की बात कर रहे हैं। भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता था, और जिसे बुस्त्रोफ्रेदम कहा जाता है। पहले इसे दाएं से बाएं लिखने का मतलब क्या है? पहले इधर ये राइट टू लेफ्ट आते थे, और वापस से राइट टू लेफ्ट न लिख करके लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। हमने इसमें देखा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, इतिहास और खोज के बारे में देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कितने स्थल आते हैं जो खोजे गए हैं, और उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता को और भी 3-4 चरणों में बांटा गया है। उन चरणों को देखेंगे। ये पूरी सभ्यता कैसे खत्म हो गई, इतनी विकसित सभ्यता कैसे खत्म हो गई, उसके बारे में उस घटनाओं को देखेंगे, और वो हमारा लास्ट और सेकंड पार्ट में आएगा आपका। ठीक है, तो अभी तक वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।